हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों के बीच भारतीय दंड संहिता 1860 का लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बता चुका एक वीडियो आईपीसी का मैंने डाला है, जिसमें हमने बताया था कि 1 से लेके धारा 5 तक मैंने उसका वर्णन कर दिया था कि अधिनियम का क्या नाम है, इसका प्रवर्तन कहाँ होगा, धारा 2 में क्या बातें कही गई हैं, धारा 3, 4, 5 ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं इससे पूर्व के वीडियो में। और जो आपका जो है 1 से लेकर जो आपका 75 तक की जो धाराएं हैं, उसमें कुछ जो धाराएं होती हैं जो पीसीएसजे के आपके प्री के लिए जो भी धाराएं हैं 1 से लेकर 75 तक के लिए, वो प्री में आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे सेक्शन जो हैं, जैसे आपका धारा 34 हो गया, आपका 73, 74 हो गया, ये आपके मेंस में काफ़ी मतलब बार ये प्रश्न बनता है मेंस में इसका। तो एक एक करके 1 से लेकर 5 तक हम बता दिए हैं आप लोगों को, और बीच में हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अपराध किसे कहते हैं। अपराध हम किसे कहेंगे, व्हाट इज क्राइम, और इसके आवश्यक तत्व क्या है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, ये अपराध जो शब्द है ये अचानक इसका तो उद्भव हुआ नहीं अचानक, तो इसके पीछे बहुत प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय का जो भी मानव जब इस धरती पे आया, उसी इतिहास अपराध का भी, उसी के साथ इतिहास का भी मतलब अपराध का भी संबंध है। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि अगर हम मानव ने जब इस सभ्यता का निर्माण किया, जब मानव इस धरती पे आए और एक समाज का निर्माण किया, एक दूसरे पे ये पारस्परिकता ये निर्भर रहे, और इन लोगों के बीच काफ़ी वैश्वासिक संबंध था, और इनके जब ये लोग अपनी सभ्यता का विकास किए थे, उस समय किसी भी प्रकार का अपराध वगैरह क्या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन समय अंतराल के साथ, समय में परिवर्तन होने के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आगे चल के भी कुछ गुंडा एलिमेंट भी आने लगते हैं, और जो क्या होता है, ये समाज को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करते हैं। ये गुंडा एलिमेंट जो होते हैं, इन्हीं के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमें विधि की आवश्यकता होती है कि इनके आचरण को हम कैसे कंट्रोल करें। और क्योंकि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए और इनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था न की जाए, तो ये कहीं न कहीं ये अपराध को निरंतर ये दोहराते रहेंगे, और इन्हें छोड़ दिया जाए तो कहीं न कहीं ये हर दिन एक नया अपराध करते रहेंगे। इनको लगाम लगाने के लिए हमें एक अधिनियम की ज़रूरत हुई, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता लेकर आया। और भारतीय संसद के द्वारा हमें आज़ादी मिलने के पश्चात इसी भारतीय दंड संहिता को अनुमोदित कर दिया गया, और भारत में भी इसे आज़ादी के पश्चात इसे लागू कर दिया गया। अब हमें ये जानना है कि प्राचीन काल में भी अपराध हुआ करते थे। प्राचीन काल में जो होते थे वो पारिवारिक अपराध हुआ करते थे। दंड उस रूप से नहीं मिलता था, लेकिन परिवार में जैसे नैतिकता पे ही आधारित हुआ करता था, सामाजिक हुआ करता था, समाज से ही लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता था। नैतिक नियमों का उल्लंघन करना ही उस समय पाप माना जाता था। इसको उतना अपराध की श्रेणी में अभी नहीं रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया है, अपराध का जो ग्राफ है, उसका जो क्षेत्र है, काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए, अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए हमें कानून की ज़रूरत होती है, और वो कानून में ही अपराध को डिफाइन कर दिया गया है, और जो कि हमें आईपीसी में देखने को भी मिलता है। आईपीसी किसी अपराध को एक बार में शामिल करने के लिए स्कोप के दायरा काफ़ी कंप्लीट नहीं है, आईपीसी ही कंप्लीट नहीं है। इसके लिए अपराध को अन्य अधिनियमों में भी परिभाषित किया गया है। यानी अपराध जो है आईपीसी में तो धारा 40 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी का जब धारा 40 आप पढ़ते हैं, उसमें भी अपराध को परिभाषित किया गया है। आप जब सीआरपीसी का धारा 2N जब पढ़ते हैं, तो उसमें भी अपराध को परिभाषित किया गया है। यहाँ तक जब आप पढ़ते हैं स्थानीय विधि और विशेष विधि जब पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत भी, यानी आईपीसी के अलावा अगर अन्य कोई भी ऐसी लॉ है, उसके अंतर्गत भी अपराध को परिभाषित किया गया है। यानी ये अपराध शब्द है, हमें ये जानना जरूरी है, ये अपराध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अपराध जो है, जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपका क्राइम सेन
क्राइम सेन एक लैटिन वर्ड है, क्राइम सेन एक लैटिन वर्ड है, उसी से इसे अपराध शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी क्राइम सेन का जो शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालेंगे तो इसका यह होता है निर्णय देना। यानी किसी भी आपराधिक क्षेत्र में अगर आप जैसा अगर रॉन्गफुल एक्ट करके अगर जो भी आपके द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है उन्हीं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है अधिनियम के माध्यम से। यानी कोई भी अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी अपराध से अभिप्रेत है, जैसा कि मैंने बताया है अपराध से ये है, अपराध से क्या अभिप्रेत है, अपराध से क्या अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी कार्य आप करते हैं, ऐसा कानून की दृष्टि में, हम अभी सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहे हैं, जब कानूनी दृष्टिकोण से जब हम अपराध को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कानूनी दृष्टिकोण से अलग अपराध को परिभाषित किया गया है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अलग से भी परिभाषित किया गया है। तो जो कानूनी दृष्टि से जब अपराध को परिभाषित किया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं दंड इंक्लूड रहता है। अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए इनको कहीं न कहीं इसमें दंड का प्रावधान जोड़ा गया रहता है। यानी अपराध से क्या अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी अगर आप कार्य करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य अगर आप कर देते हैं या लोप कर देते हैं जिसे आपके विधि द्वारा मना कर दिया गया है या विधि द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो है जो फॉरबिडन बाय लॉ हो गया है, जिसको विधि द्वारा मना कर दिया गया है और उसका आप उल्लंघन करते हुए उस कार्य को करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में जाएगा, उसे हम अपराध मानेंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है अगर नियमों का, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का अगर उल्लंघन करता है कानूनी दृष्टि से, तो उसे हम अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे और उसको पनिशमेंट भी किया जाएगा। ये दंड का व्यवस्था इसलिए लाया जाएगा कि अगर लाया गया, अगर ये दंड की व्यवस्था अगर न लाया जाए तो कहीं न कहीं अपराधी का मनोबल जो है बढ़ते जाएगा और ये हर दिन एक नया अपराध को अंजाम देगा। इसीलिए देखिएगा, अपराध आईपीसी में ही केवल पूरा नहीं डिफाइन किया गया है, ये जनरल पीनल कोड है। यानी ये अपराध जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जो विधि के विरुद्ध होते हैं, वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये अपराध जो है, आप जो है संपत्ति के विरुद्ध भी अपराध करते हैं, शरीर के विरुद्ध भी अपराध आईपीसी के अंतर्गत करते हैं और आप जो है राज्य के विरुद्ध भी अपराध करते हैं और क्या कहते हैं, ये धर्म के विरुद्ध भी अपराध किया जाता है। वाइट कॉलर भी अपराध होते हैं, जो सफ़ेद पोशाक अपराधी जो होते हैं उनको भी अपराधी कहा जाता है, वो भी एक तरीके का अपराध वो भी किया जाता है। साइबर भी क्राइम किया जाता है, वो भी अपराध है। तो सबका इसका दायरा बहुत व्यापक है, ये कंप्लीट नहीं है, बहुत इसका दायरा समाज में जो परिवर्तन जो हो रहा है धीरे धीरे, उसी तरह इस अपराध का जो क्षेत्र है काफ़ी बढ़ते जा रहा है और ज़रूरत के हिसाब से जो राज्य द्वारा कानून भी बनाया जाता है कि ताकि इन अपराधियों पे नियंत्रण लगाया जा सके। अब आगे हम चल के देखते हैं कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो अपराध को बोला जाता है, अपराध को जो बताया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के खिलाफ आप करते हैं उसे भी अपराध माना जाएगा। लेकिन समाज के खिलाफ अगर कोई भी कार्य करते हैं और उसमें जब थोड़ा सा कानूनी बल मिल जाता है, अगर पार्लियामेंट द्वारा उसको पुष्टि मिल जाती है, तो कहीं न कहीं उस अपराधी को दंडित भी किया जा सकता है। समाज में तो अपराध अगर कोई अपराधी करता है, अच्छा कार्य भी होता है, समाज में अच्छा भी कार्य होता है, बुरा भी कार्य होता है। तो समाज अच्छे कार्यों के लिए हमेशा देखिएगा पुरस्कार देती है और बुरे कार्यों के लिए समाज उसे पनिशमेंट देती है। तो पहले क्या होता था देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था वगैरह में जब आप पढ़ेंगे प्राचीन में, चाहे अन्य जो भी पूर्व के जो भी इतिहास रहे हैं उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता था, गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था, गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। और जब ये पार्लियामेंट के द्वारा जब लॉ बनाया गया तो ऐसा नहीं किया गया। अब क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट किया जाता है कि ताकि वो दोबारा अपराध न करे। अब एक जो रूम होता है, जेल होता है, वहाँ उनका कमरा एक बना होता है जिसको जेल मैनुअल के हिसाब से कितना बाई कितना का रूम होगा उसमें कैद किया जाता है और उस अपराधी को उसमें निरुद्ध किया जाता है ताकि समाज से उसका भय भी खत्म हो जाए और अपराधियों को रोकथाम की जाए। यानी जब आप नोट्स बनाइएगा आप लोग, तो ये देखिएगा प्रश्न आता है अपराध को परिभाषित करते हुए उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है परिभाषा, अगर आप नोट्स बनाते रहिएगा, आप लोग कॉपी वॉपी ले लीजिए कि अपराध से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा कार्य या लोग
जिसे विधि द्वारा निषिद्ध किया गया है, मतलब विधि द्वारा जिसे फॉरबिडन किया गया है उसे ही हम अपराध कहते हैं। यानी ये अपराध जो है आईपीसी की धारा 40, जब आप लोग चैप्टर उसको बेयर एक्ट खोल के आप लोग देखेंगे तो अपराध की परिभाषा उसमें भी आपको मिल जाएगा। अपराध आपका जो है विशेष अधिनियम 41 और 42 पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भी मतलब उस एक्ट विशेष अधिनियम जो भी बनाए जाते हैं उसमें भी अपराध को कहीं न कहीं परिभाषित किया गया है। जो भी उस अधिनियम में अगर कोई भी कार्य मना किया गया है कि आपको नहीं करना है, चाहे स्थानीय विधि के अंतर्गत चाहे आप विशेष विधि के अंतर्गत, उस अपराध को निषिद्ध किया गया है, फिर भी आप करते हैं तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब दूसरा क्या है, एक ये 2N जब सीआरपीसी पढ़ते हैं उसमें भी अपराध को परिभाषित किया गया है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसे निषिद्ध किया गया हो किसी भी विशेष अधिनियम द्वारा या स्थानीय विधि के द्वारा या आईपीसी के द्वारा, वो सारे के सारे अपराध की श्रेणी में आएंगे और उस अपराध का उल्लंघन करने पे उस कार्य जो मना किया गया है उस कार्य को आप करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए आपको दंड भी मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे विद्वान हैं, अपने अपने कथन को, अपने अपने विचार को उन्होंने सिद्धांत दिया है कि हम और अपराध किसे मानेंगे, किसे कहेंगे। तो एक केनी है, केनी विधिवेत्ता हैं, इनके द्वारा केनी महोदय जी क्या कहते हैं ये जान जाइए आप लोग। ये मतलब विधिक शब्दों में ही अपराध की परिभाषा को आपको जानना है, यही एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी है और काफ़ी नंबर उठने में भी काफ़ी बेहतर रहता है। जब भी परिभाषा लिखा जाता है तो कुछ विद्वान विधिशास्त्री होते हैं, उनको भी नाम का जिक्र कर देना चाहिए। तो जो विद्वान विधिशास्त्री हैं, केनी हैं, उनके अनुसार क्या बताया गया है कि अपराध जो है एक ऐसा दोष है, एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है। अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती का मतलब जो होता है फाइन या पेनाल्टी, जो जिसको कहते हैं अनुशास्ती, यानी जो है अनुशास्ती जो है एक दांडिक है। जो उसमें जो अनुशास्ती का मतलब जो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा उसे किस रूप में दिया जाएगा, तो दांडिक के रूप में उसे दिया जाएगा। दांडिक का मतलब ये होता है कि उसे दंड दिया जाएगा। और आईपीसी की जब धारा आप 53 या 52 पढ़ेंगे उसमें देख लीजिएगा तो उसमें दिया गया है कि कोई भी अगर अपराध करता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और ऐसा आजीवन कारावास जो होगा या तो साधारण कारावास होगा या तो सादा कारावास होगा। और उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा और जब्ती भी कर लिया जाएगा। 5 तरीके से उसमें बताए गए हैं, आप लोग देखिएगा, उस बेयर को खोलिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती जो है दांडिक है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। यानी अपराध एक ऐसा दोष है, अगर आपको किसी ने मार दिया, आपका सर ही फोड़ दिया या आपको चोट पहुंचा दिया और उसके बाद आप उसे क्षमा कर दें तो वो किसी के व्यक्ति के द्वारा मतलब ये क्षम्य नहीं होता है। ये जब इंग्लैंड के राजा महाराजा उधर के जो भी क्षम्य होता है, इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि यदि अगर वो अपराध क्षम्य होगा तो सम्राट के ही द्वारा क्षम्य होगा, अन्यथा वो किसी के द्वारा क्षम्य नहीं होगा। अपराध एक दोष है और जिसकी अनुशास्ती जो है एक दांडिक है, मतलब इसको सेंटेंस पास किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा और वो 5 प्रकार जो बताए गए हैं उसी 5 प्रकारों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे अपराध में, जैसे किसी अपराध में जैसे कैसे बोला जाएगा, कैसे किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर दीजिए वो भी एक अपराध है, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर लीजिए वो भी अपराध है, किसी के साथ हिंसा बल का प्रयोग कर लीजिए वो भी एक अपराध है, किसी डकैती कर लेना, लूटपाट करना, ये सारे आपके अपराध हैं, या किसी के ऊपर हत्या करने का प्रयास करना ये भी एक अपराध है, रेप करना ये भी एक अपराध है, ये मानहानि करना, ये सारे जो आईपीसी में बताए गए हैं या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत भी बताए गए हैं, सारे के सारे ये अपराध हैं। यानी नोट्स बनाते समय ये अपराध और उसके आवश्यक ये तत्व लिखना है। तो केनी का हो गया होगा, हम चाहेंगे इसका पहले सबसे पहले 60 स्क्रीन ले लीजिए। केनी के अनुसार भी हो जाएगा कि ये जब भी अपराध जो है क्षम्य होगा,
किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, वो सम्राट के ही द्वारा किया जाएगा। और क्या है, ऑस्टिन महोदय के अनुसार उन्होंने क्या अपराध को किस रूप में उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऑस्टिन महोदय के अनुसार ये कहते हैं, अपराध वह दोष है जिसका पीछा संप्रभु या उसके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। अपराध एक ऐसा दोष है, ये लिख लीजिए अगर ये नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। अपराध एक ऐसा दोष है जिसका पीछा संप्रभु या उसके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। अब ये संप्रभु या अधीनस्थ अधिकारी होते क्या है, तो संप्रभु का मतलब यह होता है राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है और ऐसे किसी अपराधी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो दोषपूर्ण होता है, तो वो कानून जो है उसके ऊपर लागू हो जाती है। जैसे आईपीसी, जब वो किसी व्यक्ति की हत्या करेगा तो उसके ऊपर 302 अप्लाई कर देगा। इसीलिए कहा गया है संप्रभु ही तो राज्य है, राज्य ही सुप्रीम सुप्रीम है और राज्य ही कानून बनाता है और राज्य के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसका पालन किया जाता है। और उस जब कानून बन जाता है तो कहीं न कहीं उसके लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसके लिए कार्यपालिका के मेंबर होते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करके उस अपराधी की धरपकड़ करते हुए उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है कलेक्ट कर देते हैं ताकि उसको न्यायालय द्वारा पनिशमेंट किया जा सके। और कानून होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके समाज में, क्योंकि ये कानून क्या होता है कि समाज में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करता है, अस्थायित्व लाने का प्रयास करता है, समाज में शांति व्यवस्था रहती है, लेकिन चंद कुछ ऐसे गुंडे माफिया होते हैं और गुंडा एलिमेंट होते हैं, उसको बोलेंगे, समाज में इन पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अपराधी जो हैं बहुत ही शातिर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होते जा रहा है वैसे वैसे इनके क्राइम करने का तरीका और ढंग जिसको बोलते हैं काफ़ी बदलते जा रहा है। इसीलिए हमें जब भी आवश्यकता होती है तो राज्य जो है यानी हमारी सरकार जो है कोई न कोई कानून इन पे लगाम लगाने के लिए बनाती रहती है। जैसे मनी लेंडर एक्ट भी होता है, जैसे कि जो पैसा जो है अवैध मनी को वैध में व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के माध्यम से इन अपराध को परिभाषित किया गया है और इनको नियंत्रित किया जाता है। और क्या है, अपराध के क्या आवश्यक तत्व हैं, अपराध के क्या आवश्यक तत्व हैं इसके बारे में जानना है। इसको शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और हम इसको बता ही दिए हैं। ये जानिए आप लोग अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। अपराध के आवश्यक तत्व, ये देखिए, सबसे पहले अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं, यानी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले जो हैं उसको हेडिंग जो मार्जिनल नोट होता है उसको अपराध के आवश्यक तत्व लिख लीजिए। यानी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, यानी किसी भी अपराध को घटित होने के लिए, यानी कोई भी अपराध घटित होगा कैसे होगा, उसका कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए। किन तत्वों से मिलने से एक अपराध कंप्लीट होता है, कोई घटना घटित होती है, घटना किस रूप में हुआ है, आपराधिक दृष्टि से हुआ है, क्रिमिनल इंटेंशन से हुआ है कि गुप्त फेत में अचानक कोई कृत्य हो गया। कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जो कार्य अच्छा होगा तो अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा, और जो कार्य बुरा होगा यानी समाज के खिलाफ होगा, राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ होगा, वो सारे के सारे अपराध की श्रेणी में आएंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कृत्यों के द्वारा, कार्य द्वारा या लोप द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया है तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा न्यायालय के माध्यम से। यानी अपराध के आवश्यक तत्व ये हैं, एक मानव होना चाहिए। मानव, सबसे पहले ये जानिए अपराध के क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। एक मानव होना चाहिए, एक मानव, यानी यहां भर लीजिएगा एक मानव हो। यानी एक मानव से क्या तात्पर्य है इसको जानना है। मानव हो और क्या है, उसके दुराशय होना चाहिए, दुराशय। और क्या होना चाहिए, कार्य,
दिखाई दे रहा है कि नहीं, कार्य, कार्य या लोभ। और क्या होना चाहिए, चौथा क्षति, क्षति, इसी को बोलते हैं परिणाम, परिणाम। अब आपको यह जानना है कि अपराध, आप लोग जान गए, कोई भी ऐसा कार्य या लोभ जिसे विधि द्वारा मना किया गया है उसे ही हम अपराध कहते हैं। इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था बनाई गई है, कानून में दिया गया है, कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार। कोई भी अगर अपराध होता है, एक क्राइम होता है, तो उसके पहले कोई न कोई ये क्राइम जो करेगा एक ह्यूमन पर्सन ही करेगा, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ एक मानव हो शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पहला एलिमेंट है, एक मानव हो, या तो मतलब उस मानव का अस्तित्व हो, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग इसीलिए शब्द दिया गया है, उस मानव का अस्तित्व होना चाहिए। यानी एक मानव जो है अपने आचरण के द्वारा, एक मानव जब रहेगा तो वही तो अपराध करेगा। तो एक मानव के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले एक मानव हो, उस मानव के मन में क्या होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, उसके मन में दुराशय होना चाहिए। दुराशय मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। दुराशय को आईपीसी में अभी अलग से हम पढ़ाएंगे, पूरा इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, पीसीएस जेके, एलएलबी के, मतलब और भी कंपटीशन के एग्जाम जो भी होंगे, जो सिलेबस में होगा उसमें भी ये बनता है। तो ये देखिए, एक मानव होना चाहिए, उस मानव के मन में, मस्तिष्क में दुराशय होना चाहिए। कैसा दुराशय होना चाहिए, तो आपराधिक कृत्य करने के लिए उसके मन में दुराशय होना चाहिए, यानी उसके अंदर बुरा कार्य करने का आशय होना चाहिए। वो कभी अच्छा सोचे ना, बुरा ही सोचे, यानी किसी न किसी की हत्या करने का, लूटमाट करने का, मारपीट करने का, हिंसा पे दंगा करने का, यही उसके मन में हमेशा गलत तरीके का विचार आना चाहिए। उसके मन में क्या हो, दुराशय होना चाहिए। अब क्या करें, उस दुराशय को पूरा करने के लिए, यहां जब आप लोग एग्जाम हॉल में लिखेंगे एक मानव हो, किसी आपराधिक कृत्य के लिए एक मानव होना चाहिए, ऐसे मानव के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए, उसमें भर लीजिएगा। और ऐसे मानव ने अपने आशय को, ये दुराशय को पूरा करने के लिए वो क्या करे, कोई न कोई कृत्य करे, यानी उसके मन में क्या हो, दुराशय। ऐसे मानव के द्वारा मन में क्या होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए। ये जो मानव है उसके मन में दुराशय होना चाहिए, नहीं क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। उस दुराशय को पूरा करने के लिए जो उसके मन में चल रहा है, मान लीजिए किसी की हत्या करना है, या किसी का वो चोरी करना है, लूटपाट करना है, डकैती डालना है, ठगी करना है, ठग भी किया जाता है। अगर उसके मन में चल रहा है कि हम ऐसा कोई कार्य करें, उस दुराशय को पूरा करने के लिए किसी की हत्या कर दें, चोरी कर दें, तो वो क्या करेगा, कोई न कोई कार्य करेगा या कोई न कोई लोभ करेगा। यानी उस दुराशय को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, कोई न कोई कार्य करेगा या लोभ करेगा। और क्या है, चौथा क्या है, उस कार्य और लोभ के रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या निकले, उस व्यक्ति को कोई न कोई क्षति होनी चाहिए, उसका परिणाम जरूर निकलेगा। अगर आपराधिक आदेश से कोई कृत्य किया जाता है तो उसका कोई न कोई रिजल्ट निकलेगा। आप परीक्षा देते हैं, अच्छा से पढ़ेंगे, सद्भावनापूर्वक, और एग्जाम हॉल में लिखेंगे, क्वेश्चन अपना अच्छे से तैयार करेंगे, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पास हो जाएंगे। लेकिन अपराधी हमेशा रिजल्ट कैसा देता है, समाज के खिलाफ देता है। तो इनको ठीक करना बहुत जरूरी है, इनको बख्शना नहीं चाहिए, इनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। तो ये क्या होगा, क्षति। यानी ये क्षति जो शब्द है, जब आईपीसी का धारा 44 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है, क्षति भी कई प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक भी क्षति भी हो सकती है और शारीरिक भी क्षति हो सकती है। और भी उसमें बताया गया है किस रूप में क्षति को परिभाषित किया गया है। यानी अपराध के आवश्यक तत्व, क्योंकि ये आवश्यक तत्व नहीं मिलेंगे कोई भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि दुराशय एक मानव भी होना पड़ेगा। उस मानव के मन में किसी अपराध को गठित करने के लिए, अपराध तभी कंप्लीट माना जाएगा, एक मानव हो, उस मानव के मन में दुराशय हो, उस मतलब बुरा कार्य को पूरा करने के लिए कोई कार्य करे या लोभ करे, और उसका रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या निकले, किसी न किसी व्यक्ति को क्या हो, क्षति पहुंचे। तब जाके ये एक अपराध कंप्लीट होता है। अब सोचिए कि जो है
ये सारे चीज़ें आवश्यक तत्व हैं, इसको मिलना चाहिए। एग्जामिनर है इनको ढूंढने का प्रयास करेगा जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, चाहे PCSJ का, चाहे LLB का, चाहे APU का मेंस वगैरह देते हैं, तो वो जब भी कापी जांच करेगा तो आपको ये ढूंढने का जरूर प्रयास करेगा अपराध की परिभाषा, और कोई एक दो विद्वान जो महोदय हैं जैसे केनी हुए, ब्लैकस्टोन की भी परिभाषा है, यहाँ हम नहीं लिख पाए हैं, किताब में आपके मिल जाएगा। ब्लैकस्टोन की हैं, ऑस्टिन की हैं, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं, विधिशास्त्री हैं, जिन्होंने ये अपराध को परिभाषित किया है। और उसके बाद उसके आवश्यक तत्वों का आप लोग जिक्र करिएगा और उसके बाद इसमें भरते जाइएगा। यानी मनस्थिति का भी होना जरूरी है, जिसको मनस्थिति को दूरा से कहते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे मिनसिरिया। मिनसिरिया होता क्या है, मिनसिरिया का क्या मतलब होता है, यानी इसी को मनस्थिति भी बोलते हैं, यानी दुरासे किसे कहेंगे, इसको लॉन्ग में ये बनता है। यानी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये आपका दुरासे होगा। दुरासे आप ये जानेंगे किसी अपराध को करने के लिए सिर्फ किसी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मन में दुरासे होना चाहिए। क्या बिना दुरासे का भी अपराध गठित हो सकता है? क्या हर अपराध के लिए दुरासे ही उसमें शामिल होना जरूरी है? यही आपको जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देखेंगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपके द्वारा जो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर किया जाएगा तो आम जो भी दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज बंद है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ताकि उनको सुविधा हो जाए। और सुविधा में इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको सुविधा मिल जाए कि हो सके या तो प्रमोट कर देगी गवर्नमेंट तो ठीक, नहीं अगर करती है तो भी कोई बात नहीं। आप लोग एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी अपनी तैयारी किए रहिए। और भाई जज तो नहीं बनाएगी ना आपको प्रमोट, LLB पास करा देगी लेकिन जज तो नहीं बनाएगी। जज के लिए आपको वो में लिखित करवाएगा, प्री भी करवाएगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। हम इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।